इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीमों के बीच चल रही 3 वनडे मैचेस की सीरीज जिसका दूसरा वनडे मैच एक बार फिर से उसी न्यू चंडीगढ़ के मैदान पर खेला जाएगा जिसका नाम है महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। जहां पर जो पहला मैच खेला गया एक बहुत ही अच्छी बैटिंग पिच हमको देखने को मिली, जहां पर इंडियन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 280 प्लस का स्कोर खड़ा किया, लेकिन वो पिच सेकंड इनिंग में बैटिंग करने के लिए और आसान होती चली गई। जहां पर फील्डिंग भी इंडियन टीम की जो थी वो काफी खराब रही, जो कि बिल्कुल भी प्रेशर बना नहीं पाई ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के खिलाफ, और वो 280 प्लस का स्कोर बड़े ही आसानी से लिटरली अगर आप कहें तो वॉक इन द पार्क टाइप का गेम रहा, जिसको चेस करते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 8 विकेट से उस मैच को जीत लिया। लेकिन जब ये सेकंड वनडे मैच एक बार फिर से उसी मैदान पर 17 सितंबर को दोपहर को 1:30 बजे से भारत में ही ये मैच जब खेला जाएगा, मतलब कि एक डे नाइट वनडे मैच के तौर पर, यानी कि पूरे 50-50 ओवर का गेम, जिसमें सेकंड इनिंग काफी हद तक यहाँ पर फ्लड लाइट्स के अंदर खेला जाएगा। और जहां पर पहला मैच भी ठीक उसी तरह से डे नाइट मैच ही हुआ था, जहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन टीम ने पहले बैटिंग करी थी, 281 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर, और पहले बैटिंग करी थी, टॉस जीत करके करी थी, चूंकि उनको उम्मीद थी सेकंड इनिंग में स्पिनर्स के लिए यहाँ पर कुछ मौका बने, जो कि बनता दिखाई पड़ा नहीं। पिच की फोटो अगर आप देखें जो पहले मैच में यूज किया गया तो ठीक ठाक कवरिंग थी ग्रास की, क्रैक्स बहुत ज्यादा यहाँ पर थे नहीं, और यहाँ पर इंडियन कैप्टन ने यहाँ पर काफी हद तक होप किया था कि जो पिछली सीरीज यहाँ पर हुई थी उस, यानी कि जो आईपीएल वगैरह यहाँ पर हुए थे, उसको देखते हुए काफी हद तक इनसे उम्मीदें थी पिच से कि सेकंड इनिंग में स्पिनर्स गेम में आए, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी उम्मीद नहीं थी कि ड्यू यहाँ पर गिरेगी, जो कि आई भी नहीं। लेकिन सेकंड इनिंग के दौरान चूंकि पिच, जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रेक वगैरह यहाँ पर था नहीं पिच के अंदर, बैटिंग के लिए काफी बेहतर होती चली गई। इंडियन फील्डिंग भी काफी खराब रही, जिसके जवाब में जो 281 रन बने थे, ऑस्ट्रेलिया ने 282 रन बना करके 2 विकेट पर उस मैच को बहुत ही आसानी से जीता। जहां पर पावर प्ले के दोनों इनिंग्स में अच्छे खासे रन बने, विकेट केवल सेकंड इनिंग के पावर प्ले में एक गिरा, वो भी एलिसा हेली का। तो एक शानदार बैटिंग पिच जो कि हमको पहले मैच में देखने को मिली, एक बार फिर से उसी पिच पर अगर यूज्ड पिच पर ही मैच होता है तो यहाँ पर चांसेस बनते हैं सेकंड इनिंग की बैटिंग में कि वहां पर स्पिनर्स के खिलाफ उनको बैटिंग करना आसान ना हो। लेकिन जैसा मैंने बताया ये चीज तभी होगी जब अगर यूज्ड पिच, यानी कि सेम वही पिच होगी जिस पर पहला मैच खेला गया था, चूंकि बगल में ही अगर आप देखें तो एक और पिच है, तो हो सकता है कि उस पर भी मैच हो। तो ये जो अपडेट होगा देखना वो काफी जरूरी होगा कि जो पहले वाले वनडे मैच का पिच था उसी पर ये वाला मैच खेला जाएगा या डिफरेंट फ्रेश ट्रैक पर होगा। तो उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद कर दूंगा, और साथ ही साथ अपनी मेरी जो फाइनल 6 टीमें बनेंगी जो कि आज के इस मैच में फ्री टू प्लेयर कॉन्टेस्ट में ले जाकर के ज्वाइन करनी है, उन 6 टीमों का अपडेट भी, यानी कि 6 टीमें ही लिटरली आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली जाकर के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक आपको मैंने दे रखा है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, क्लिक करके दोनों को ज्वाइन करके एक्टिव रहिए। फिलहाल आपके सामने है जो पहले मैच में प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर इंडियन टीम की तरफ से खेली थी, जहां पर टोटल 5 ही मेन बॉलर खेले भी थे, 5 ही बॉलर यहाँ पर ट्राई भी किए गए। हालांकि हरलीन देओल भी एक ऑप्शन है, हरमनप्रीत कौर भी कभी-कभी बॉलिंग कर जाती हैं, हालांकि इन दोनों के चांसेस तो बहुत कम होते हैं। सबसे बेहतर किसी छठे बॉलर का चांस होता है तो प्रतिका रावल का रिसेंट टाइम में रहा है, जो कि पिछले मैच में बॉलिंग करते दिखाई पड़ी नहीं। बाकी कौन-कौन से इंडियन बॉलर किस-किस नंबर ऑफ ओवर में आकर के बॉलिंग करते दिखाई पड़ी, टोटल कितने ओवर करे, उसका डेटा यहाँ पर आपके सामने है। बाकी ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि यही 5 मेन बॉलर हैं। बेंच के नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें रेणुका सिंह ठाकुर पता नहीं क्यों लेकिन पिछले मैच में खेली नहीं। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें करियर स्टैट्स तो वो भी आपके सामने है, जहां पर उमा छेत्री भी एक प्लेयर है जो कि अभी तक वनडे क्रिकेट खेली है नहीं, तो इनका T20I का डेटा आपके सामने है। लेकिन बाकी प्लेयर्स का पूरा वनडे का ओवरऑल डेटा, जिसमें एग्जांपल के लिए अगर आप स्मृति मंधाना की बात कर लें तो 105 मैच में 4588 रन है, 46 का एवरेज है। और यही बैटिंग एवरेज इनिंग के हिसाब से पहली इनिंग में, सेकेंड इनिंग में वो कैसा रहता है वो भी आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल का है, 45 या उसके ऊपर का। सेकेंड इनिंग का तो और भी ज्यादा 60 के करीब, और पिछले मैच में भी पहली इनिंग की बैटिंग करते हुए हाफ सेंचुरी लगाई। ठीक उसी तरह से प्रतिका रावल के 14 मैच में 703 रन है, 54 का बैटिंग एवरेज है, जो कि दोनों इनिंग्स के अंदर 50 प्लस का है। और पिछले मैच में भी इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 50 प्लस की इनिंग खेली। बाकी उसी तरह से हरलीन देओल हो गई, हरमनप्रीत कौर हो गई, जेमाइमा रोड्रिग्स हो गई, इन सभी के भी पूरे करियर का डेटा, जिससे आपको एक्सपीरियंस का पता चले कि क्या एक्सपीरियंस लेकर के ये लोग आती हैं और साथ ही साथ इनिंग के बेसिस पर क्या करती हैं। और उसी में जो बॉलर्स हैं उनका क्या वनडे करियर रहा है, कितने मैचेस में कितनी विकेटें हैं, और उस विकेट निकालने के लिए पहली इनिंग में कितनी गेंदें ऑन एन एवरेज लगी हैं, एक विकेट चटकाने में सेकंड इनिंग में कितनी गेंदें लगी हैं, उसका डेटा भी आपके सामने है। उसको जरूर आप देख लीजिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी किसी भी प्लेयर को। जैसा आगे आपको मैं बताऊंगा कि इंडियन टीम के प्लेयर्स या ऑस्ट्रेलियन टीम की जो प्लेयर्स हैं वो कितनी कितनी टीमों में होनी चाहिए, उनको किस इनिंग में प्रेफरेंस देनी है, वो जो इनिंग के बेसिस पर एनालिसिस होती है। जैसे एक तो एक करियर का ही है, इसको देख करके बाकी आगे हेड टू हेड और वेन्यू के आंकड़ों को भी देख करके आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हम आगे हेड टू हेड और वेन्यू का आंकड़ा देखें, यहाँ पर रिसेंट फॉर्म देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया
कि पहला वाला मैच जो कि इंडियन टीम बुरी तरह से हारी बेसिकली, उसमें टॉप 3 ने हाफ सेंचुरी लगाई। स्मृति मंधाना ने 58 रन बनाए, 64 रन बनाए, प्रतिज्ञा रावल ने 54 रन बनाए यहाँ पर हरलीन देओल ने। और एक बार जब लग रहा था कि भारत शायद 300 प्लस के स्कोर तक जाए, उसके बाद वो उम्मीदें काफी हद तक धुंधली पड़ गई, क्योंकि हरमनप्रीत कौर 11 रन बना करके आउट हो गई, जमामा 18 बना के आउट हो गई, ऋचा घोष 25 बना के आउट हो गई, दीप्ति शर्मा तो नॉट आउट रही, लेकिन राधा यादव भी 19 रन बना के आउट हो गई। एक बार तो ऐसा भी हो गया था कि शायद 250 तक ये टीम रह जाए, लेकिन राधा यादव की पारी और निश्चित तौर पर उसमें काफी हद तक दीप्ति शर्मा का भी हाथ था कि 280 प्लस के स्कोर तक इंडियन टीम पहुंची। और बॉलिंग में भी केवल स्नेह राणा को एक विकेट मिला क्रांति गौड़ को, इसके अलावा किसी भी बॉलर को विकेट मिलता दिखाई पड़ा नहीं। तो बेसिकली टॉप 3 बैटर्स और नीचे 2 बॉलर्स ऐसी रहीं जो कि कुछ हद तक अपना हाथ दिखाते दिखाई पड़ी। बाकी प्लेयर्स ने अच्छे स्टार्ट को काफी हद तक पूरी तरह से जो उसका लाभ था गंवा दिया, बाद में स्ट्रोक खराब खेल करके आउट होकर के, और उसके बाद तो फील्डिंग सेकंड इनिंग के अंदर खराब रही ही थी। लेकिन इस पूरी की पूरी इंडियन टीम के अंदर जो प्लेयर्स की यूटिलिटी है, चाहे वो स्मृति मंधाना की हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी आप इनके आंकड़े देखेंगे, रीसेंट फॉर्म तो आप देख ही पा रहे हैं, और इवन प्रतिज्ञा रावल हो जिनका करियर आपने पीछे देखा, पिछले मैच की शानदार पारी देख ली, और इसके बाद दीप्ति शर्मा जो पिछले मैच में कुछ बहुत खास कमाल तो करते दिखाई पड़ी नहीं, 20 नबाद की पारी और विकेट मिला नहीं, लेकिन ये भी, और इवन यहाँ पर स्नेह राणा को भी जो कि पूरे 10 ओवर की बॉलिंग करेंगी, पिछले मैच में भी किया, 1 विकेट लेकर के गई। ये 4 ऐसी इंडियन प्लेयर्स होंगी जो कि आज की बनने वाली 6 टीमों में से कम 4 से 5 टीमों में आपकी पक्के तौर पर होनी चाहिए, और यही 4 सबसे मेन बेस्ट ऑप्शन है। और बाकी उसके बाद डिपेंड करेगा कि किस इनिंग की बैटिंग है। हालांकि किसी भी इनिंग की बैटिंग हो, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर और जेमाइमा रोड्रिग्स, ये 3 ऐसी ऑप्शन हैं जो आप अपनी 6 टीम बनाएंगे ना, तो उन 6 की 6 टीमों में इनमें से कोई 2 बैटर आपके जरूर होना चाहिए। और उसके लिए आपको करना वही पड़ेगा कि 2 से लेकर के 3 टीमों में तीनों को रख करके रोटेट करता रहना होगा। और जैसा मैंने आपको बताया ना कि इन तीनों में से कोई 2 ऑप्शन आपकी टीम में, हर एक टीम में बेसिकली होनी ही चाहिए। और उसके बाद 1-2 टीम में आप ऋचा घोष को भी ट्राई कर सकते हैं, राधा यादव और श्री चरनी, डिपेंड करेगा किस इनिंग की बॉलिंग है। सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो ज्यादा बेहतर है, और साथ ही साथ यूज्ड पिच है, तब तो ये दोनों भी काफी बेहतर ऑप्शन हो जाएंगे। खास करके राधा यादव जिनको आप 3 से 4 टीमों में लेके जा सकते हैं, 2 से 3 टीमों में श्री चरनी को लेके जा सकते हैं, और वही 2 से 3 टीमों में क्रांति गौड़ को रोटेट करके अपनी टीम में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से प्लेयर सिलेक्शन आज के इस मैच में आपको करना है। बाकी बेंच पर से कोई प्लेयर खेलता है तो वो जिसकी भी जगह पर आएगा उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया वही रहेगा जो अभी आपको मैंने यहाँ पर क्लियर किया। इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में इंडियन प्लेयर्स के नंबर्स वो आपके सामने, जहां पर स्मृति मंधाना का बैटिंग एवरेज टोटल 17 मैच में 39 का है, जो कि सेकंड इनिंग में 47 का होता है, पहली इनिंग में 33 का। प्रतिज्ञा रावल का तो पिछला वाला मुकाबला पहला ही मैच था, 64 रन बनाए। बाकी हरलीन देओल ने पहली बार कोई एक अच्छी इनिंग खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 की, जो पिछले मैच में आई, तो टोटल 5 मैच 124 रन है, यानी कि वो 54 रन निकाल दे तो उसके पहले 4 मैच में केवल 70 रन थे, यानी कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं थी। बाकी इनिंग के बेसिस पर अभी आप नंबर्स यहाँ पर देख सकते हैं, और उसमें हरमनप्रीत कौर जिनका बैटिंग एवरेज देखें तो 18 मैच में 38 का है, पिछले मैच में तो चली नहीं, लेकिन ये जो है ना हरमनप्रीत कौर, ये कभी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर करते दिखाई पड़ी हैं। तो ज्यादातर मौकों में पहली इनिंग की बैटिंग में जहां पर 57 का एवरेज है, वहीं पर सेकंड इनिंग की बैटिंग में नंबर्स थोड़े से खराब हो जाते हैं, 21 का एवरेज है, और लेकिन वो चीज आपको केवल हरमनप्रीत कौर के ही साथ दिखाई पड़ेगा। बाकी चाहे जेमाइमा हो चाहे ऋचा घोष हो, जिनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, दोनों इनिंग्स में बेहतर करते दिखाई पड़ी हैं। दीप्ति शर्मा के भी 15 मैच में 14 विकेट हैं, 275 रन है, तो ओवरऑल डेटा काफी शानदार है। बाकी राधा यादव श्री चरनी का पिछला वाला मैच पहला ही था जो कि विकेट निकालने में कामयाब हुई नहीं। स्नेह राणा के 8 मैच में 5 विकेट हैं। क्रांति गौड़ का भी पिछले मैच में पहले ही बार खेला, 1 विकेट लेकर गई। अरुंधति रेड्डी 1 मैच खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 4 विकेट हैं, और 6 में 5 विकेट हैं रेणुका सिंह ठाकुर के। तो यहाँ की भी जो इनिंग की बेसिस पर एनालिसिस थी उसको ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। बाकी वेन्यू का आंकड़ा तो जो आप देख रहे हैं ना इंडियन प्लेयर्स का, वो जो पिछले मैच के परफॉर्मेंस आई वो इस मैदान पर विमेंस क्रिकेट में कोई पहला मैच था, तो वही स्कोर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, तो इसको दोबारा देखने की जरूरत है नहीं। जहां पर इंडियन टीम की पहले बैटिंग थी, सेकंड बॉलिंग थी, जो कि निश्चित तौर पर पिच बहुत अच्छी थी, फील्डिंग काफी खराब थी इंडियन प्लेयर्स की, तो मैच को तो हार गई। लेकिन वहीं पर जब चलें प्लेयर बैटल की बात करें तो स्मृति मंधाना एक ऐसी प्लेयर रही है जो कि रिसेंट टाइम पर ऑफ स्पिन पर काफी खराब खेलती रही है, और खास करके तब जब थोड़ा सा ब्रेक भी मिले स्पिनर्स को, लेकिन वो तो पिछले मैच में हुआ नहीं। बाकी मेगन स्टुअर्ट पर 4 बार, 5 बार इसले गार्डनर पर, और जो ऑफ स्पिन के खिलाफ इनकी कमजोरी बताई वो यहाँ पर दिखाई भी पड़ती है, 88 गेंद पर 79 रन बना करके 5 बार। बाकी बॉलरों को काफी ठीक ठाक ओवरऑल इन्होंने खेला है। एलाना किंग पर सैंपल साइज छोटा है, लेकिन फिर भी 1 बार आउट हुई हैं। और बाकी प्रतिज्ञा रावल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसती हैं, ओवरऑल स्पिन ही
ही बहुत अच्छा नहीं खेलती। 6 बार तो अगर आप देखें तो 128 गेंद पर 94 रन बना करके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर ही आउट हो चुके हैं। एलाना किंग ने पिछले मैच में इनको 10वीं गेंद पर केवल 1 रन देकर के आउट कर दिया था। बाकी हरमनप्रीत कौर को किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉलिंग पर दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको एनाबेल सदरलैंड काफ़ी परेशान करती हैं। इसके पहले 2 बार आउट कर भी चुकी थी और पहले मुकाबले में भी सदरलैंड ने ही इनको आउट किया। टोटल 33 गेंद पर 23 रन देकर के 3 बार आउट कर चुकी हैं। बाकी अब खिलाड़ियों को देखें तो निश्चित तौर पर मेगन स्टुट पर भी आंकड़े खराब हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक-ठाक हैं। जॉर्जिया वेयरहैम पर भी आंकड़े काफ़ी खराब हैं। हरलीन देओल के भी नंबर्स आप उसी तरह से देख सकते हैं, जो कि पिछले मैच में मेगन स्टुट की गेंद पर आउट हुई थी। और उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर है इंडियन बैटिंग लाइनअप का, जिसमें जेमाइमा है, दीप्ति शर्मा है, ऋचा घोष है, इनका भी प्लेयर बैटल का डेटा, जिसमें इंडिविजुअल कुछ ऐसी बॉलर्स है जो परेशान करती रही है, जिमी को भी, ऋचा घोष को भी और दीप्ति शर्मा को भी, जिसके नंबर्स आपके सामने हैं। वीडियो को रोक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इतने नीचे की जो बैटर्स होती है ना, उनके लिए मैं प्लेयर बैटल ज्यादा जरूरी नहीं समझता। टॉप 4 टॉप 5 के लिए वो चीज काम करती है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम, जो कि पिछले मैच में बहुत ही आसानी से जीती, इनका प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर आपके सामने, जिसमें एलिस पेरी ने रिटायर्ड हट हो गई थी। हालांकि जब रिटायर्ड होकर के ग्राउंड के बाहर जा भी रही थी तो भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत इनको दिखाई नहीं पड़ रही थी। उसके बाद प्रेजेंटेशन के टाइम पर जब मैच हो गया था तो जो कप्तान है ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने भी कहा था कि बहुत दिक्कत है नहीं, वो अगले मैच में खेलती दिखाई पड़ सकती हैं, लेकिन संभावना ही उन्होंने बताई, कंफर्म उन्होंने बताया नहीं। तो हो सकता है कि एलिस पेरी ना भी खेलें, लेकिन निश्चित तौर पर चांसेस पूरे हैं कि खेलें। बाकी ये कुल टोटल बॉलर जो कि ढेर सारी हैं, निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास बहुत ही ऑप्शन है। अगर आप गिनने बैठ जाए ना तो कुल टोटल 8 बॉलिंग ऑप्शन तो पिछले ही मैच में उन्होंने यूज किए थे, जिसमें किम गार्थ ने पूरे 10 ओवर किए थे। बाकी किसने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी, कहां पर और कितने कितने ओवर किए, उसको भी आप यहां पर गिन सकते हैं। तालिया मैकग्रा के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज रही कि उन्होंने 4 ओवर किए और चारों के चारों डेथ में आकर के करे। बैटिंग तो इनके नंबर 7 पर आएगी, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकती है ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव में। बाकी करियर भी आप यहां पर देख सकते हैं वनडे क्रिकेट के अंदर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का, जो कि बहुत ज्यादा मैं इसको यहां पर सजेस्ट नहीं करूंगा किस पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को डिपेंड करता है कि किसी भी इनिंग की बैटिंग बॉलिंग दे दीजिए, ये आपको परफॉर्म करके देंगी। चैंपियन टीम है बेसिकली, तो इसको हराना काफी मुश्किल है किसी भी इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग में। फिर भी नंबर्स आपके सामने था, अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा। और बाकी जो पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें फी ब्लिचफील्ड ने शानदार 88 रन बनाए, 27 रन बनाए, एलिसा हेली ने 30 रन बनाए, नॉट आउट रही, रिटायर्ड हट हो गई। एलिस पेरी उसके पहले बॉलिंग भी करी थी, विकेट नहीं ले पाई थी। बाकी बेथ मुनी ने 77 नाबाद की शानदार पारी खेली, जो कि उसके पहले फॉर्म में थी नहीं और पिछले मैच में फॉर्म में आ गई। बाकी सदरलैंड के 54 नाबाद की पारी थी, 1 विकेट लिया। गार्डनर कुछ खास कमाल कर नहीं पाई, तालिया मैकग्रा ने 1 विकेट लिया। बाकी जॉर्जिया वेयरहैम को भी कोई विकेट नहीं मिला, कि एलाना किंग को, किम गार्थ को 1-1 विकेट मिला, मेगन स्टुट को 2 विकेटें मिली। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ही इतनी तगड़ी रही ना। और साथ ही साथ जो यूटिलिटी वाइज प्लेयर्स हैं इस टीम के अंदर, परफॉर्मेंस तो आपने देख ही लिया। एलिस पेरी खेलती हैं टीम के अंदर तब तो ये होंगी ही, लेकिन सदरलैंड की बात कर लीजिए, इसलिए गार्डनर की बात कर लीजिए, इवन तालिया मैकग्रा जिस तरह से उन्होंने 4 ओवर की बॉलिंग करी पिछले मैच में, 4 के चारों ओवर डेथ में, और काफी हद तक मेगन स्टुट, ये कुल मिला जुला करके 5 प्लेयर मैं ऐसा मानता हूं ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर हैं जो कि 4 से 5 टीमों में आपकी होनी ही चाहिए। और बाकी जो प्लेयर हैं जैसे एलिसा हेली हो गए, फी ब्लिचफील्ड हो गई, बेथ मोनी हो गई, ये 2-2 3-3 टीमों में रोटेट होकर के रहेंगी, जिसमें कहने का सीधा मतलब यह है कि बेथ मोनी, एलिसा हेली और फी ब्लिचफील्ड, जो 6 की 6 टीम बनेगी, ये तीनों में से 2 कोई ना कोई बैटर आपकी टीम में होनी ही चाहिए। उस तरह से आपको रोटेट करना है। और बाकी डिपेंड करेगा किस इनिंग की बॉलिंग है, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो स्पिनर्स को इंपॉर्टेंस दीजिए, वरना किम गार्थ को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं वही 2-2 3-3 टीमों में रोटेट करके। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आपके सामने हैं आगे, जिसमें अगर आप देखें तो आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी खिलाड़ी के आंकड़े खराब दिखाई पड़ेंगे वनडे क्रिकेट में इंडियन टीम के खिलाफ किसी भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का, चाहे आप टॉप ऑर्डर से लेकर के बॉटम तक चले जाइए, केवल किम गार्थ को छोड़ करके, जिनके 7 में से 5 विकेट है, नंबर्स कमाल के हैं, और इवन ग्रेस हैरिस को भी छोड़ करके। तो ये चीज तो देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इनिंग की बेसिस पर जो नंबर्स है ना, उसको जरूर ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि वो काफी हद तक आपके काम आ सकते हैं। बाकी वेन्यू पर तो जो पिछला मैच हुआ उसकी जो परफॉर्मेंस आई, जिसमें पहली इनिंग की बॉलिंग, सेकंड इनिंग की बैटिंग थी, वो नंबर्स आपको सिमिलर दिखाई पड़ेंगे जो भी आप पीछे देख चुके हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए प्लेयर बैटल देखने की कोशिश करें तो फी ब्लिचफील्ड एक ऐसी प्लेयर रही है जो माना तो जाता है कि स्पिन बहुत अच्छी नहीं खेलती, लेकिन पिछले मैच में जिस तरीके से इन्होंने स्पिन खेला, और खुद इन्होंने बताया भी कि अब ये हॉकी पे प्रैक्टिस करती है ना, तो कलाइयों का यूज इनका काफी अच्छा हो चुका है, कलाइयां अच्छी काम करते हैं, तो स्पिन अब काफी बेहतर खेलने लगी हैं, जो पिछले मैच भी देखने को मिला। स्नेह राणा ने हालांकि इनको आउट कर दिया था अपनी ऑफ स्पिन पर, 2 बार आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, 55 गेंद पर 41 रन दे करके। बाकी अरुंधति रेड्डी पर एक बार सस्ते में आउट हुई है, बाकी कोई परेशानी है नहीं। और इवन एलिसा हेली को भी देखे तो क्रांति गौड़ पर आउट हुई थी पिछले मैच में। बाकी बॉलर्स को काफी अच्छा खेला है, बेथ मुनी को भी कोई खास स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉलिंग पर दिक्कत होती नहीं, इंडिविजुअली
रेणुका सिंह है, अरुंधति रेड्डी हैं, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा इनको आउट करती रही हैं। बाकी एलिस पेरी को भी ऐसी कोई खास दिक्कत है नहीं। निश्चित तौर पर जो डेटा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद जो बाकी बैटर्स हैं जो लोअर ऑर्डर के, उनके भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आपके सामने हैं। बाकी ओवरऑल ये तो काफी हद तक क्लीन दिखाई पड़ रहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसमें डिपेंड करेगा टॉस का क्या अपडेट आएगा, पिच कैसी होगी, वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। बाकी ये 5 जिसमें से ये 2 तो सबसे सेफ और 3 ये डिफरेंशियल कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शंस हैं जिनको आप रोटेट करके अपनी टीम बना सकते हैं। बाकी पिच रिपोर्ट के बाद जो अपनी मेरी फाइनल 6 टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो उसको जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे भी जरूरी है ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, वैसे भी टीम आपकी बन जाएगी और वहां पर चांसेस आपके लिए ज्यादा बनेंगे बेहतर। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।